आ गए सभी? एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लिख रहे हैं आप लोग। गांव की कुल जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष, तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? क्वेश्चन लिखा सबने? देखो इधर ये कह रहा है भाई किसी गांव की या एक गांव की कुल जनसंख्या का इतना भाग क्या है? पुरुष है। उसमें से 20% महिलाएं क्या है? मैरिड है। पूछा कितने परसेंट पुरुष क्या है? अविवाहित हैं। मान लेते हैं कुल जनसंख्या, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। पूरी गणित के अंदर कभी भी कुछ भी मानना पड़े ना आपको, आप हमेशा जो बट्टा में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे वो 7 से कट जाए। मुझे बताओ किसी गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग, तो यहां पर एक ऐसी संख्या मानो जिससे वो किससे कट जाए? 7 से। तो बताओ कितनी मान लें? 700 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 700 मान लेते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 700। ये लिख दिया कुल 700 जनसंख्या है। अतः इस 700 का कितना? 4/7। बताओ 7 का पहाड़ा इसमें, 7 का पहाड़ा इसमें, 100 को ऊपर वाले 4 से गुणा कर लो। तो बताओ ये 400 कौन है? पुरुष है। 400 पुरुष है। तो मुझे बताओ महिलाएं कितनी होगी? अरे महिलाएं 300। अब आगे पढ़ो, कितनी परसेंट महिलाएं? 20%। तो बताओ इसका क्या निकालोगे? 20%। इसका 20% कितना होगा बताओ? इसका 10%। 10% तो 20%। ये 60 कौन है? कौन सी? मैरिड। कितनी है? 60 महिलाएं मैरिड है। बताओ पूछा कितने परसेंट पुरुष अविवाहित है, अनमैरिड? पुरुष है कितने? 400 में से मुझे बताओ ये जो 60 महिलाएं शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ये 60 महिलाएं विवाहित हैं, इसका मतलब 60 पुरुष भी क्या होंगे? विवाहित। इसमें से 60 कम कर लो। बताओ पीछे कितने बचे? 340। बताओ ये 340 कौन है? अरे 340 कौन है? अविवाहित पुरुष हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं सुखी जीवन वाले हैं।
ये पुरुष नहीं, ये तो महापुरुष कहलाएंगे। 340 पुरुष क्या है? अविवाहित है। कितने में से है बताओ? कितने में से? 400 में से। और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ 4 का पहाड़ा 34 में 8 बार, 32 पीछे बच गए 2, 20 में 5 बार। आंसर कितना आएगा? 85%। अरे समझ में आया? आइडियल कंडीशन माननी है कि एक महिला एक पुरुष से शादी करेगी। ठीक है, ऐसे नहीं सर किसी महिला ने 2 शादी कर दी होगी तो, या किसी पुरुष ने सर 3 शादी कर दी होते। एक शादी काफी है। दूसरे कौन से गांव में शादी करनी है? इसी गांव में करनी है। अरे समझ में आया? सबसे पहले देखो 4/7 था ना, तो मैंने 700 माना। 700 का 4/7 कितना होता है? 400। 400 पुरुष है तो पीछे 300 महिलाएं बची। इस 300 का 20% 60। 60 महिलाएं मैरिड हैं तो 60 पुरुष भी क्या होंगे? मैरिड। इसलिए इस 400 में से 60 कम कर दिए, पीछे कैसे बचे? 340। ये 340 पुरुष अविवाहित हैं। हमें यही पूछा कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? 340। कितने में से? 400 में से। बट्टा में 400 इंटू 100। लिखो अगला प्रश्न। एक प्रश्न और लिखना। लिखो किसी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या का किसी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 6/11 भाग लड़के हैं। किसी कॉलेज में जो भी टोटल स्टूडेंट है ना, उसका 6/11 भाग क्या है? लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या करती हैं? तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? सबसे पहले 6/11 है ना, इसके हिसाब से मान लो। कितना मानोगे? 1100।
किस किसने किया है? मुझे बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने माने? 1100। अच्छा, इस 1100 का कितना? 6/11 कितना हुआ? 600। ठीक है, पीछे कितने बचे? ये 600 कौन है? बॉयज, और ये गर्ल्स। ठीक है, कितने परसेंट बॉयज? 20%। क्या इसका 20% निकाल लोगे? कितना होता है इसका 20%? 120। इसका कितना? 25%। बताओ 25%। 125। अच्छा, ये 120 और 125 कौन है? बॉयज और गर्ल्स हैं, जिनको क्या मिलता है? तो बताओ कितने हो गए? स्कॉलरशिप वाले हुए कितने? 200। 245 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बताओ नहीं वाले कितने होंगे? नहीं वाले कितने होंगे? क्या करूं बताओ? 1100 में से 245 घटाऊंगा, बताओ कितने आए? 855। 855 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पूछा कितने प्रतिशत है? तो 855 है। कितने में से? टोटल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 1100 और गुणे में 20 11 का पहाड़ा दे देना। 11 का पहाड़ा से 7 बार ही जाएगा। 77। पीछे बचेंगे 8, वापस 7 बार 77। फिर पीछे कितने बच गए? 8 और बट्टा में तो 77 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। किन किन गाया था ये? लिख दिया? नेक्स्ट लिखो। कर लोगे ना इस टाइप के? लिखो। किसी व्यक्ति का वेतन, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है। तो बताओ, व्यक्ति का वेतन कुल, व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत बढ़ा या फिर घटा?
लिख दिया क्वेश्चन, किस किसने कर दिया है, कितना आया 4%, सभी का आ गया। इधर देखो, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी अपन एक कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में इसी टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। अभी अपन 1 घंटे भर इसी वैरायटी के ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। करना कैसे, इधर देखो, बहुत सिंपल से प्रश्न है, एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न अपन हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई व्यक्ति का वेतन कितने % बढ़ा, 20% बढ़ा दिया। बाद में क्या किया, 20% घटा दिया। तो ओवरऑल उसका वेतन बढ़ा या घटा ये पूछा है। क्या क्वेश्चन में व्यक्ति का वेतन दे रखा है, क्या नहीं दे रखा ना। आप अपने मन से कोई भी वेतन मान सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, कितना वेतन मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। मैंने कितना मान लिया, 100। अब क्या लिखा है बताओ, 20% बढ़ाया। मुझे बताओ ये 100 पे 20% बढ़ाएंगे तो बताओ 100 का 20% तो 20 ही होता है। 20 इसमें जोड़ने पर बताओ कितने हुए, 120। बताओ वापस क्या हुआ, 20% घटा दिया। मुझे बताओ 120 का 20% कितना होता है, 120 का 10% 12, तो 20% 24। 24 क्या करूं, माइनस। बताओ 24 कम करने पर 96, ठीक है। मुझे बताओ पहले कितना था, अभी कितना है, कितना वेतन कम हुआ। तो व्यक्ति का वेतन 4% क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4% कमी होगी, ठीक है। लिख दीजिए। इधर देखिए, दूसरा ये तरीका है, किसी ने हो सकता है इस तरीके से किया होगा, ठीक है। किसी ने ऐसे नहीं करके ऐसे लिखा होगा 100, फिर डायरेक्ट 20% बढ़ाया, डायरेक्ट इसको 120/100 से गुणा कर दिया। 20% बढ़ाया तो क्या लिख दिया, 120/100, और वापस 20% घटाया, वापस 20% घटाया तो सीधा 100 पे 20 घटाओ, 80/100, ठीक है। ये 100 रुपए था, 20% बढ़ाया तो 120/100, और 20% घटाया तो 80/100। अब इसको सॉल्व करते, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ 12 × 8, मुझे बताओ 100 से 96 कितने % कम हुआ, 4% फिर भी कमी हुई। बीस % बढ़ाया तो 120, 10% घटाता तो 90/100, वापस कहता 40% बढ़ाया तो 140/100, ऐसे लिखते जाएंगे। हो सकता है किसी ने ऐसे किया होगा, फॉर्मूला लगाया होगा एक, ये वाला एक्स वाई 100, एक्स वाई बट्टा 100, ये जो भी प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, एक्स वाई बट्टा में 100। इसका मतलब क्या, इधर देखना, एक्स वाई बट्टा 100 एक सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी 20% बढ़ा तो एक्स का मान लिख दो प्लस का 20, 20% घटा तो वाई का मान लिख दो माइनस का 20। फिर मुझे बताओ प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस, 20 और 20 को गुणा कर लो, 20 × 20 और बट्टा में 100, 1 2 1 2, प्लस 20 माइनस 20। मुझे बताओ 2 × 2, और ये क्या है, माइनस। अच्छा माइनस क्या बताएगा, कमी, ऐसे भी कर सकते हैं। लिख दिया ये भी। चौथा तरीका इधर देखो, हो सकता है कुछ उन्होंने इस टाइप से किया होगा, एक फॉर्मूला लगाया होगा ये वाला, x² बट्टा 100% कमी,
एक्स स्क्वायर बट्टा 100% कमी। एक्स मतलब जो भी परसेंटेज, 20% बढ़ा 20% घटा, 20 यहां रख दो, 20 इंटू 20 और बट्टा में 100, 2 1 2 1 2, बताओ 2 इंटू 2, सीधा सा डायरेक्ट आंसर 4% कमी। ठीक है, पांचवा तरीका इधर देखना। हो सकता है किसी ने इस टाइप से किया होगा, इस प्रतिशत को भिन्न में बदला होगा, पहले किसी ने परसेंटेज को भिन्न में बदला होगा। ये 20% था, वृद्धि है तो प्लस 20, इसको सॉल्व किया होगा। 20/100 और 20/100 का मतलब 1/5, वृद्धि है तो प्लस। ठीक है, फिर वो उस परसेंटेज को भी भिन्न में बदला, 20/100, क्या लिखूं बताओ, -1/5। इसका मतलब यहां पर जो अपन 100 पे 20 बढ़ा रहे थे, 100 पे 20 बढ़ा रहे थे, ठीक है, 100 पे अपन 20 बढ़ा रहे थे, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 5 पे कितना बढ़ा रहा हूं, 5 रुपए था उस पे 1 बढ़ा दिया, बताओ कितने हुए, ये 5 था उस पे 1 घटा दिया, 5 पे 1 घटाओ 4, सीधा गुणा कर लो आंसर आ जाएगा 5 5। इसको गुणा करो, बताओ पहले 25 था अब 24, कितना कम हुआ, किस पे, और गुणे में 100, बताओ 25 से ये आंसर 4% कमी। लिख दीजिए, क्या कह रहे हो, और तरीका, बोर्ड भर गया, अब क्या लिखूं, चलिए मुझे ये बताओ, पहले वाले तरीके से, बाकी लिख दीजिए, इसको लिखते जाइएगा, पहले वाले तरीके से किस किसने सॉल्व किया था, कुछ नो के आंसर आया जैसे पहले वाले तरीके से किया, ठीक है। सेकंड वाले मेथड से किस किसने किया था, सेकंड वाले से। थर्ड वाले तरीके से किसने किया था, थर्ड वाले मेथड से, फॉर्मूला वो एक्स वाई बट्टा 100 से, ठीक है। थर्ड वाले तरीके से, फोर्थ वाले तरीके से, फिफ्थ वाले तरीके से। चलो, इसका मतलब देखो मैंने पांचों तरीके लिखे ना, तो पांचों में से किसी न किसी ने किया है, ठीक है, वरना मैं एक लिखता तो वो सोचता सर इस वाले तरीके से भी हो जाएगा क्या, इसलिए मैंने लिख दी। अब आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा तरीका लगाना है। सब तरीके वैलिड है, लेकिन हर तरीके का कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, कोई ना कोई तरीका कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बन जाएगा। तो सर सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, सबसे बढ़िया तरीका है सेकंड वाला मेथड, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सेकंड वाले तरीके से प्रश्न सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। लिख दिया ये, लिख दिया। देखो इधर वापस देखो, सर ये वाले तरीके में परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, लिखना है और गुणा करना है बस। ये वाला तरीका सर तभी लगेगा जब 2% में परिवर्तन हो, ठीक है, 2% होते हैं तो 3% है तो ये नहीं लग पाएगा, पहले 2 के लिए फिर वापस 2 के लिए 2 बार लगाना पड़ेगा। ये तरीका तभी लगेगा जब 2% हो, दोनों सेम हो, एक में वृद्धि एक में कमी हो तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये वाले तरीके सब जगह लगेंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार इधर देखना, अभी आपको करना नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें कहा कि एक वस्तु है, ठीक है, उसका मूल्य है ना 40% बढ़ गया और वापस 25% घट गया। अभी लिखना नहीं है ना, सॉल्यूशन करना है। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य पहले 40% बढ़ा, अगली बार वापस 25% घट गया, तो बताओ वस्तु का मूल्य ओवरऑल कितने % बढ़ा या फिर घटा। मुझे बताओ सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे पहला तरीका बताओ क्या लिखूं, 100, फिर
क्या लिखूं? फिर 25% घटाना है। 140 का क्या निकालोगे? 25%। बताओ 25% का मतलब चौथा भाग। 140 का चौथा भाग कितना होगा? 35। 140 का आधा 70, 70 का आधा 35। 35 रुपए क्या करना पड़ेगा? कम। कम करते ही बताओ। तो मुझे बताओ 100 से कितना हुआ? तो बताओ 5% बढ़ा। सेकंड वाला तरीका बताओ क्या था? सेकंड वाले में क्या लिखते? 100 इंटू इस 100 से बताओ 75 से 4 से ये 35 को 3 से तो बताओ 100 से 105। तीसरा तरीका बताओ क्या था? फॉर्मूला था एक्स वाई बट्टा 100। एक्स कितना लिखो? 40% बड़ा बड़ा है तो वाई कितना लिखूं? 25। घटा तो फिर बताओ इस प्लस को माइनस से गुणा, फिर इन दोनों को गुणा। बताओ 25 से ये 4 से ये बताओ 40 में से 25 घटाऊं 15, 15 में से ये 10 घटाऊं 5 प्लस का आया इसका मतलब वृद्धि। चौथा तरीका बताओ क्या था? चौथा तरीका क्या लगेगा? नहीं लगेगा सर। ये तभी लगता है जब दोनों परसेंटेज क्या हो? सेम, अदरवाइज लगता ही नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा। पांचवा तरीका बताओ भिन्न के रूप में लिखना। चलो उसको भिन्न बनाते हैं। बताओ 40% का भिन्न रूप। 40% 40 बट्टा 100 किससे कट रहे हैं दोनों? 20 से ये 2 बार और ये 5 बार, वृद्धि है तो प्लस। दूसरा बताओ क्या है? 25%। बताओ 25% का मतलब 25 बटा 100 मतलब 1/4। कमी है तो इसका मतलब 5 रुपए था उस पे 2 रुपए बढ़ा। 5 पे 2 बढ़ाओ। ये 4 था उस पे 1 घटा मतलब गुणा। बताओ ये 20 से 21 कितना बढ़ा? किस पे? और गुणे में। बताओ 20 का पहाड़ा इसमें आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? लिखो क्वेश्चन 1। इसको तो क्या लिखोगे? देख के लिखना है क्या? %40 बढ़ा, 30% बढ़ा, वापस 10% घटा। बताओ ओवरऑल क्या चेंज होगा? ओवरऑल चेंज जो आपको तरीका ठीक लगा उस तरीके से कर लो, एक ही तरीके से। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? सीधा लिखना 100 इंटू लिख तो दिया, गुणा तो करना पड़ेगा भाई खुद को।
हो गया सॉल्व? किस किसने किया है भाई? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक गुणा करना है। क्या लिखा बताओ सबसे पहले? 100, फिर 140/100, फिर और फिर लास्ट में बस ये गुणा भाग नहीं कर सकते क्या 100 से? देखो 1 2 3, 1 2 और 3। अब 2 से काटें, 2 से ये और ये, फिर किसका भाग देना पड़ेगा? तो मुझे बताओ 5 का भाग इजी रहेगा या 10 का? 10 में तो सिर्फ पॉइंट लगाना होता है, तो मत काटो। हाँ 5 ऊपर से कट रहा है तो फिर काट देते हैं, अदरवाइज 10 ही रहने दो। गुणा करना आसान होता है भाग की जगह। ठीक है, अब बताओ गुणा करना पड़ेगा। 14 को किससे करोगे? 13 से, और फिर जो आएगा उसको 9 से। ठीक है, बता दो आप मुझे गुणा, गुणा बताओ। 1638 और बट्टा में 10 यानी पॉइंट। तो बताओ पहले कितना था, अब कितना है? 163.8। कितना बढ़ा? 63.8% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखना। देखो नेक्स्ट में अपन लिखते हैं, उससे पहले कुछ एक फॉर्मूले बता देता हूं जो भी अपने को पता होना चाहिए। लिखो आप। लिख दो सम बेसिक फॉर्मूले। क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को पता होने चाहिए। साथ साथ लिखते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाना। सम बेसिक फॉर्मूले, उसमें पहला फॉर्मूला लिखो। लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, लेंथ इनटू विड्थ लिखते जाइएगा साथ साथ। दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता बताओ? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ सर्किल
क्या होता है? छह नंबर लिखो, हटा दूं? कोई लिख रहे हैं क्या? हटा दें? छह नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, लिख दिया? ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूले अपने को ध्यान, अभी हम क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में जो फॉर्मूले काम आएंगे वो मैं लिख रहा हूं। अपने इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। लिख दिया? चलिए, अब ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे 10 फॉर्मूले लिखे तो 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, उसके बाद में ठीक है हम लोग क्वेश्चंस जो इस पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, कैसा भी आएगा तो आप लोग कर सकते हो। यदि फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, चाहे तरीके से करोगे, चाहे शॉर्ट ट्रिक से करोगे, कैसे भी करोगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा पाओगे या तरीका लगा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, इस कोण में तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल, अभी अपन पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, जब पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कह रहे कि भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये शंकु है, इसको ये h होता है, ये r होता है और ये l, जिसे आप बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अभी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ ही नहीं रहे, जब क्षेत्रफल अपने कोर्स में है पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ये तिर्यक ऊंचाई, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण इस पाइथागोरस लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना, इसके लिए फॉर्मूले के लिए, और कोई मान लो फॉर्मूला याद आएगा तो लिख देंगे। ठीक है, या कोई जरूरत पड़ेगी तो लिख देना आपको। ठीक है, तो 4-5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना क्वेश्चन, 4-5 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखें क्वेश्चन। छोड़ दी 4-5 लाइन,
एग्जैक्ट गिनी 4 है, 5 हो गई तो पता नहीं नुकसान हो जाएगा। लिखें क्वेश्चन। देखो एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इधर एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, उसके बाद आप लोग करना। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं, ठीक है, और बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है, सीधा सा डायरेक्ट आंसर लिखना है, सिर्फ गुणा भाग करना है, कैसी भी वैल्यू दे तो। प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों इतने % बढ़ गई तो बताओ उसका क्षेत्रफल में कितने % की। अभी हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर रहे हैं, जब मैं आपको क्षेत्रफल टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें लिखूंगा कि आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई करके निकालेंगे। इस बार मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या आयत की लंबाई दे रखी है, क्या लंबाई दे रखी है, क्या चौड़ाई दे रखी है, क्या क्षेत्रफल दे रखा है। हमें पूछा क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सर पहले का क्षेत्रफल हमें नहीं पता, ठीक है, तो आप अपने मन से कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू लिख दो। इधर देखो, मान लेते हैं जो लंबाई है कितनी माने, कुछ भी मान लो, क्या माने 100 मीटर मान ली, सेंटीमीटर। चौड़ाई है क्या, नहीं है, क्या माने, चौड़ाई कितनी माने 500 मान ले, चौड़ाई कुछ भी मान लो, 100 ही मानो ना, कहाँ दिक्कत है, दोनों बराबर ही मान लेते हैं, भले ही होना वर्ग, ठीक है, वर्ग होने दो ना, कहाँ दिक्कत है। तो बताओ ये लंबाई और चौड़ाई कितनी मान ली 100। अब बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। अरे बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई कितनी है और ये, तो बताओ ये कितना हुआ, कितना, अरे बोलो तो सही, इजी तो गुणा है, 100 इंटू 100 ही तो करना है। अभी कुछ कह रहे नहीं सर आप चौड़ाई 80 मानो, तो 80 इंटू कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी को लगता नहीं सर मुझे गुणा भाग करना अच्छा लगता है, लिख देना लंबाई कुछ भी, कि मैं तो लंबाई लिखूंगा सर 177 और चौड़ाई लिखूंगा मैं सर 53। फिर गुणा खुद को करना है, मेरे को नहीं पूछना फिर कि सर गुणा कैसे हुआ। कुछ भी लिख देना, जैसी आपकी इच्छा हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। गणित ही है जिसमें कुछ माना जा सकता है, और वैसे भी मान के आधी जिंदगी तो निकाल दी है, और मान लेना आप कुछ, तो अपन 100 ही मान लेते हैं ना, क्यों दिमाग लगाएं। इजी काम हो ना, गुणा करना आसान रहे, वरना आप 177 मान तो लिया लंबाई, चौड़ाई के सर 53 मानो, एक क्लास में कहा सर ऐसे मानो, फिर क्या गुणा करो, मैंने कहा मेरे तो मानी नहीं, आप मानी तो आप करो गुणा। मैंने तो, मेरे को पता है 100 का गुणा मेरे को इजी लगता है, इसलिए मैंने 100 माना। मुझे 53 का पहाड़ा थोड़ी आता भाई, मुझे भी 20 तक ही याद है, आगे वाले मेरे को भी याद नहीं। और क्यों याद करें, इतने से काम चल रहा है जिंदगी में, सिर्फ यही क्या गुणा भाग याद करना है क्या, जिंदगी और भी है, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको भी इतना ही पढ़ना है कि एग्जाम में पास हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर छोड़ो, कौन याद रखना है। स्कूल में जो किताब पढ़ाओ उसके कम से कम याद रखने लेना, क्योंकि आजकल मीडिया वाले घूमते रहते हैं, आ जाएगा बताओ सर इसका सूत्र पता ही नहीं, कहां से कोचिंग की, किससे पढ़ा, मेरा नाम मत लेना उस सब। ठीक है, ऐसे नहीं साथ में मेरा भी, तो मुझे भी वायरल कर दोगे तुम कि ये तुम्हारा स्टूडेंट है सर, कहना नहीं मैंने खुद ने पढ़ा था, सर ने तो कहा था ये फॉर्मूले याद कर ले, नहीं मैंने किए नहीं थे। तो कम से कम
इतना ही पढ़ना अपने को, पास हो जाए, बाकी छोड़ो, कहीं काम नहीं आएंगे। कहीं काम आता है क्या? चलो आप तो टीचर बनोगे तो वापस काम ही आएगा, ठीक है, बाकी जो आरएस बनेगा, पटवार बनेगा, उसके कहाँ आता है प्रतिशत लाभ हानि काम? आता है कहीं? कहीं नहीं आता। फिर भी पढ़ना पड़ता है नौकरी के लिए। 1 करोड़ रुपए ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो अपने को एग्जाम तक तुम जैसे तैसे याद कर लो, फिर पास हो जाओगे। बाद में तो अपना आप तुम सीख जाओगे कितना याद करना है, कितना नहीं करना है, कब मुझे स्कूल जाना है, कब नहीं जाना है, किससे मुझे सही से बात करनी है स्कूल में, ठीक है, किससे तालमेल बैठाने हैं, ये सब आप खुद अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। इसमें सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें देखो सिखाई थोड़ी जाती है, अपने आप सीख जाते हैं। तो अपने आप ही यहाँ पर लेकिन ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को कम से कम स्कूल जाओ ना तो कहना है भाई ये देख फॉर्मूले याद कर ले, मुझे भी किशोर सर ने कहा था याद करने को, तभी देखो मैं टीचर बना हूँ। तुम्हें भी आगे कुछ बनना है तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई होशियार स्टूडेंट मिल गया तो कुछ और फॉर्मूले पूछ लिए तो कहना वो याद नहीं है। यहां पर अपने को लंबाई 100 चौड़ाई 100 मान ली, इजी गुणा हो गया। अब क्या कह रहा है, लंबाई कितने परसेंट बढ़ी? लंबाई पहले थी कितनी? 100 पे 20% बढ़ाते हैं तो बताओ कितनी हो जाएगी? 120। चौड़ाई कितनी थी? कितने परसेंट बढ़ी? तो बताओ हुई कितनी? 130। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल निकाल दोगे वापस? 120 इंटू 130, इसको गुणा कर लेंगे, कर लोगे? ये 2 जीरो तो लगा ले, बताओ 13 इंटू 2 26 का, 13 इंटू 1 13 ही होता है भाई, इतना सोच क्यों रहे हो? औसल कितने थे? 13 और 2 15। पहले कितना था, अभी कितना है? तो मुझे बताओ क्षेत्रफल बढ़ा कितना? 5600 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 10,000 पे। बट्टा में 10,000 और गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ आंसर 56%। तो 100 माना तो आसानी से 20% निकाल दिया, यहां पर इस पे 30% निकाल दिया। अब कोई लंबाई मान तो 177, उसका 20% निकाल के यहां लिखना, ठीक है। इस पे 53 का 30% निकाल के यहां रखना, फिर गुणा करना, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन, आंसर तो 56 ही आएगा। तो ये तो सर हमने इस तरह से कर लिया, आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्षेत्रफल ही मानेंगे, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मानेंगे। हमें किस में परिवर्तन पूछा है? हम क्षेत्रफल ही मानेंगे। सबसे पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। हम मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना था? 100। क्षेत्रफल ही 100 था। अब मुझे बताओ जब लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। मैंने कहा भाई अभी इस कमरे का क्षेत्रफल 100 है, ठीक है, इस साइड को मैंने और बढ़ा दिया, तो ऐसे बढ़ाएंगे, ये अभी चौड़ाई वे की वो की है, लेकिन ऐसे बढ़ाया तो बताओ क्षेत्रफल बढ़ेगा। और लंबाई मैंने कितने परसेंट बढ़ाई? 20%, तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो इसको 20% बढ़ाएंगे तो क्या लिखोगे? 120 बट्टा 100। अब चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ी? तो 30% और बढ़ाओ, क्या लिखो? 130 बट्टा 100। बताओ ये 2 जीरो से, ये जीरो से जीरो, बताओ 12 इंटू 13 156। अभी आया था ना 156, तो यहां भी 156 ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। अब बताओ पहले कितना था, अभी कितना है? तो बताओ बढ़ा कितना? तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना? 56%। लिख दीजिए। लिखो क्वेश्चन।
लिखना क्वेश्चन, लिखो ऐसे लिख दो, मैं बोल रहा हूं लिख दो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, देखो बोर्ड पे लिखा है एक वर्ग, कुछ कह रहे क्या सर? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में आयत का आयतन पूछ ले तो। आज तक तो भाई मैंने नहीं सुना आयत का आयतन। तुम ये टीचर बनेंगे, तुम क्लास में लिखवा के आना, क्या देखो आयत का आयतन का सूत्र ये होता है, ठीक है? स्टूडेंट ढूंढता रहेगा किस स्टूडेंट के, ठीक है, घर उसके माता पिता कोई पढ़े होंगे वो भी ढूंढेंगे, आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा था। और आयत का आयतन, अरे पूछा भी नहीं आज तक, तो कहीं पूछा हुआ नहीं है। घनाभ का आयतन होता है, ठीक है? इस कमरे का आयतन पूछ सकते हैं, लेकिन ये कमरा क्या हो गया? घनाभ हो गया, तो आयतन नहीं पूछेंगे। चिंता मत करो, जो पूछा है कम से कम वो याद कर लेना तुम। एक जनी को तो अभी तक सीट ही नहीं मिली है, ये कह रही है सर मेरे को सीट नहीं मिली है। सीट ऐप में ही है, कहाँ पर होगी? और तुम लिखो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। हो गया सॉल्व? सबसे पहले बताओ फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला बताओ। क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, लिखा आप सबने? हम क्षेत्रफल ही मानेंगे। क्षेत्रफल कितना माना? अब मुझे बताओ भुजा में कितने % का कमी या वृद्धि? कमी है। 10 कमी, 10 कम मतलब बताओ ये कितनी बार लिखोगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना, और बट्टा में 100 से 100, 1 2 1 2 9 9, 100 से 81, कितना कम हुआ? अरे ये आया था। फिर से लिखो ये क्वेश्चन। हटा दें, लिखो प्रश्न। एक गोले के एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस है ना, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके आयतन एक गोले की त्रिज्या में 20% का इंक्रीज होने पर उसके वॉल्यूम में कितने % की वृद्धि होगी? सबसे पहले फॉर्मूला, जिसमें परिवर्तन पूछा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो फॉर्मूला लिखेंगे।
तो आप कर दो सॉल्व। फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने लिखवा रखा है। हो गया सॉल्व? कितना आ रहा भाई? 72.8 समथिंग आ रहा है क्या? किस किस का आया आंसर? इधर देखिएगा, मुझे ये बताओ सबसे पहला काम। इधर देखिए, रटना कुछ नहीं है, याद होना चाहिए बस फॉर्मूला। गोले की त्रिज्या में इतने परसेंट वृद्धि, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितना होगा। सबसे पहले आयतन बताओ, गोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ। सबसे पहला काम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, अपने इस प्रश्न में, ठीक है, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये पूछा है। आपने परिवर्तन किस में किया है? त्रिज्या में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या में परिवर्तन की वजह से आयतन में परिवर्तन होगा। मुझे बताओ, क्या 4/3 में कोई परिवर्तन हुआ? ठीक है, ऐसा थोड़ी लिखा कि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा साथ में लिखे 4/3 में 10% की कमी, साथ में लिखे पाई में 5% की वृद्धि, तो बताओ उसके आयतन में कितना। देखो, इसमें परिवर्तन आप में कोई नहीं कर सकते। जिसने भी फॉर्मूला बनाया है 4/3 फिक्स रहेगा। आप जब स्कूल में पढ़ाओगे तो भी आप 4/3 ही लिखोगे, वहां आप भी पाई ही लिखोगे और पाई का मान 22/7 ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पाई का मान भी बढ़ जाएगा। नहीं भाई, पाई का मान वो का वही रहेगा। आप, मैं, आपकी आने वाली पीढ़ी अभी जब पढ़ाएगी, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगी क्या, या बिजनेस करेगी? बिजनेस करवाना, ठीक है। 4/3 और ये पाई, तो इस तरह ये 4/3 तो क्या है? कांस्टेंट, इसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। पाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर आयतन चेंज होगा ना, सिर्फ इस आर की वजह से चेंज होगा, तो हमें सिर्फ आर में चेंज करना है। मान लेते हैं पहले आयतन कितना था? 100। बताओ त्रिज्या में क्या हुई? 20% वृद्धि, मतलब 120 बटा कितनी बार? बताओ कौन कट रहा है? यहां देखो, इधर 1 2 3, 1 2 और 3। अब बताओ ऊपर क्या है? 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 का क्यों पता होना चाहिए, बताओ। कितना होता है? 13 का। आप बताओ 12 का, 11 का, 1331। याद है? याद है? बताओ 13 का। आप बताओ नेक्स्ट। 14 का। याद। आप बताओ नेक्स्ट। आप बताओ 27 44। 15 का। 30 35 या 33 75। हाँ लास्ट में आप बताओ, सबसे लास्ट में। याद है कितना होता है? 17 का क्यूब। नहीं याद है? पास में
नहीं याद है? याद करोगे? क्या करोगे? हाँ, इधर से लास्ट में बताओ, याद है? लास्ट में क्यूब नहीं याद है? किस किस को याद है क्यूब? 21 तक 2-4 जनों को याद है, बाकी वालों को 20 तक नहीं, अपने 15 तक क्यूब किस किस को याद है? 15 तक, 10 तक क्यूब किस किस को याद है? 10 तक, 10 तक भी याद नहीं है? अच्छा, 10 में हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। क्या 10 में क्या याद करना सर? कोई बात नहीं, जब समय मिले ना तो याद जरूर करना ना, जब भी आपको टाइम मिले। 12 का क्यूब कितना था? जिसको याद होगा वो डायरेक्ट 1728 लिखेगा, जिसको नहीं याद होगा वो गुणा करता रहेगा, ठीक है। बट्टा में कितना है तो यहाँ क्या लाएगा? तो बताओ, 100 से इतना कितना बढ़ा? 72.8% आयतन बढ़ जाएगा। सर मुझे 17 तक याद हो गए एकदम पक्के, बढ़िया। 18 और 19 दो को और याद कर लेना जैसे तैसे भी, 20 तक हो जाएंगे। बाकी वालों ने तो याद किए ही नहीं। 4-5 जनों को याद है, बाकी वालों को याद नहीं है। इसलिए नहीं याद है क्योंकि वो वापस घर जाके पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। क्लास के अंदर शुरुआत में इतने स्टूडेंट थे, ज़्यादा थे, कम, बड़े? इतने स्टूडेंट थे? बैच अलग अलग मतलब? B1 कौन है? B1 वाले, B2 बैच वाले, B3 वाले, रीट वाले, मतलब कुछ स्टूडेंट तो कम हुए ना भाई। जो स्टूडेंट जैसे रीट वाले तो कुछ आ ही नहीं रहेंगे, बाकी वाले मतलब उनका कोर्स हो गया मतलब, ठीक है। और कुछ जने कभी आते हैं, कुछ जने कभी नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ स्टूडेंट तो क्लास में आना ही बंद कर देते हैं, हर बैच में ऐसा होता है। जैसे बैच शुरू होता है ना भाई, इतने सारे बैच पढ़ाए हैं हमें पता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्लास शुरू के समय तो बस हफ्ते भर तो आएंगे, बाद में घर वालों ने भेजा होगा कि भाई तैयारी करना है, उनके कहने पे आ गए, बाद में पता चला पढ़ना भी पड़ता है। उन्होंने सोचा सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा होता है कि भाई उत्कर्ष चले जाएंगे तो मतलब नौकरी पक्की है। ये गलत फहमी है उनकी, ठीक है। कहीं पर भी चले जाना, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। खुद पढ़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है। सिर्फ कभी आए कभी नहीं आए, पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। सबसे बड़ा ही यही होता है, जिस भी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है तो पढ़ते समय वो पूरा डिसिप्लिन में था, ठीक है। जब भी पढ़ाई करें पूरा डिसिप्लिन के साथ करें, तब 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई, ठीक है, कि पूरा सर पढ़ते गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। होता है सिलेक्शन, ठीक है। देखो समय लग जाता है, कभी समय ज़्यादा लग जाता है कि भाई सर 2 बार तैयारी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिसने ईमानदारी से तैयारी की है तो आराम से हो जाता है। पिछली वैकेंसी में नहीं होता, इस वैकेंसी में हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर होता है। वास्तव में मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले स्टूडेंट है ही नहीं। इस बार रीट थर्ड गेट, इसमें जो थर्ड गेट का एग्जाम था आपके साइंस वालों, सीटें पूरी भर गई या खाली रही? सीटें खाली रही। कितनी सीटें खाली थी? 1000 पोस्टें खाली रही। मतलब देखें तो मुझे ये बताओ, और पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था भाई। मैथ के जो 30 क्वेश्चंस थे थर्ड ग्रेड के, 1000 सीटें खाली रही। हाँ, मैथ्स की रही कि नहीं रही? रही से चेक करना, ठीक है। थर्ड ग्रेड में सीटें खाली रही थी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने वाले है ही नहीं,
मैं बता रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, 5,000 सीटें हैं, देख लेना 1,000-1,500 सीटें खाली रहेगी, भर ही नहीं पाएंगे। खाली करने का मतलब उसके आप जितने नंबर ही नहीं ला रहे हो जितने चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए, 40% नंबर ही नहीं आ रहे स्टूडेंट के, ठीक है। तो भाई 40% से नीचे वालों को लेके भी क्या करना है। पहले क्या होता था, माइनस वालों को भी नौकरी लगती थी नहीं लगती थी, ठीक है, कि भाई -2 नंबर आ रहे हैं तो भी नौकरी लगती थी। तो कम से कम बढ़िया है ना, कट ऑफ तो होना चाहिए, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट में, कंप्यूटर अनुदेशक में देखो सीटें खाली रह गई, क्यों? क्योंकि उसमें भी कितना था, 40%। 40% से नीचे वाले, मतलब 40% नंबर लाके, मतलब जितनी पोस्ट थी उसमें 40% नंबर भी नहीं थे। कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ के गया, बढ़िया किस्मत थे, बढ़िया तुक्का लगा, 40 से ऊपर 41 आए, नौकरी लग गई। उन्होंने खुद नहीं सोचा नहीं था कि सर मेरी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब सिलेक्टेड हो चुके थे जो पढ़ने वाले थे, जो हमारे बैच यहाँ थे कंप्यूटर निदेशक के 5 या 6 बैच थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ जनों को बिल्कुल मैथ नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन हो गया। सर फोन आया कि सर सिलेक्शन हो गया हमारा, तो ठीक है। मैं मैथ तो नहीं आती थी कि सर मैथ नहीं आती, दूसरे कर लिए, 40 लाने थे, अपने 42-43% बने, पास हो गए। तो इसका मतलब देखो कभी पेपर, और मुझे ये जो 3rd ग्रेड का पेपर था इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। इसी तरह से 2nd ग्रेड मैथ का पेपर था। अब 2nd ग्रेड मैथ के अंदर स्टूडेंट पढ़ के गए थे 10th वाला पोर्शन और 12th वाला पोर्शन। पिछली बार जो पेपर था 2nd ग्रेड मैथ का, उसमें हर बार, ठीक है, 10th वाले पोर्शन और 11th-12th वाला पोर्शन, 3 पोर्शन में उसका सब सिलेबस, 10th तक, 11th-12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। जैसे मैं 10th तक का पढ़ाता हूं उसमें, ठीक है। उसके बाद 11th-12th वाला अलग टीचर और ग्रेजुएशन वाला अलग टीचर, 3 टीचर पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट ये सोचता था ग्रेजुएशन वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो स्टूडेंट हमेशा छोड़ के जाता था। पिछले पेपर देखे 10 साल के, उसमें क्या था, हमेशा 11th-12th का ज्यादा आ रहा था और ग्रेजुएशन वाला कम आ रहा था। 11th-12th वाला पूरा पक्के से करके गया तो सिलेक्शन हो जाता था। सेम वैसे ही सोच के गया पेपर में कि 11th-12th वाला पूरा कर लूंगा, देखा कि 11th-12th के क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन आया ग्रेजुएशन वाले। अब बताओ, काम खत्म, बैठा रहा, बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो और जिनको थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का नॉलेज था और थोड़ा बहुत 11th-12th का था, 11th-12th के, ठीक है, और 10th के हर बार 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, इस बार 7-8 क्वेश्चन ही आए, ठीक है। 7-8 वो कर लिए, इधर ग्रेजुएशन और थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन किया, सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना आप, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ये टाइप का क्वेश्चन आया तो अगली बार भी वो आएगा, नहीं, ठीक है। हमें वो तो करना ही है सर, उसकी सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमें पता होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी नहीं छोड़ना है। पेपर कैसा भी आ सकता है, किसी को नहीं पता है। यदि कोई कहता है कि भाई ये देखो ये आएगा ये आएगा, गलत है वो। हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं, भाई मैं एक टीचर हूं, ठीक है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा अनुभव से कह सकते हैं कि भाई इस वैरायटी के बार बार क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम ने इस टाइप का पढ़ाते हैं, तभी तो आप यहां कोचिंग करने आए। भाई कोचिंग करने का मतलब भी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। एक मतलब रेगुलर क्लास होती है, भाई क्लास होती है तो उससे अपन रेगुलर पढ़ सकते हैं। आप यहाँ आ रहे हैं तो कोर्स हो जाएगा। आप घर पे 5 जिस दिन छुट्टी होती है, ठीक है, मुझे बताओ जिस दिन अभी मंडे को, ट्यूसडे को छुट्टी थी, कब थी, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, हाँ जो भी थी, मतलब ठीक है, 6 तारीख को छुट्टी थी। मुझे बताओ 6 तारीख में, ठीक है, क्या आप 7 से लेकर 12:30 बजे तक पढ़ाई हुई थी? नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि हम इतने अनुशासन में नहीं रह सकते हैं कि हम 5 घंटे मतलब घर पे भी बैठ के पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाते, इसलिए कोचिंग आते हैं। और कभी कभी कोई स्टूडेंट दिमाग ज्यादा लगाता है कि आज कोचिंग नहीं जाऊंगा, घर पे ही 5 घंटे रिवीजन कर लेता, कुछ नहीं होता उस दिन। होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए क्लास तो अटेंड करनी ही है। कुछ जने सोचते हैं मैं घर पे बैठे बैठे मोबाइल ऐप से पढ़ लूंगा, ठीक है, क्या पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। भाई यदि मोबाइल ऐप से ही पढ़ लेते तो मुझे लगता है यहां पर आप कितनी फीस, 16,000 फीस नहीं देते, वहां 2,000-3,000 में कोर्स मिल जाता है, इतने में मिलता है ना, हाँ 4,000 में मिल जाते, 16,000 क्यों देते भाई? 4,000 मिल जाता। दूसरा, रहने का, यहाँ का खाना खर्चा वो भी तो बचता। यहाँ आप कोचिंग करना है तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, लगेंगे, इससे ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। 5 महीने भी कोर्स चलता है,
6,000 रुपये भी रखता है तो 30,000 तो वही हो गए। ठीक है, चाय वाय तो पीनी पड़ती है कभी कभी। मैं तो मान लो पिलाऊंगा तो एक दिन पिलाऊंगा, वो भी नहीं पिला रहे हो आप। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो सबसे बढ़िया जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन ही होती है। हाँ, ऑनलाइन भी करने वाले करते हैं, उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। भाई ये फिक्स है कि क्लास 7:30 7 बजे शुरू होगी, तो उस समय बैठ गए ऐप से पढ़ा। ठीक है, अदर नोटिफिकेशन सब ऑफ कर रखे हैं। ऐसा नहीं ऐप में देख रहे हैं, थोड़ी देर से ऊपर से मैसेंजर से आया, इधर से इंस्टाग्राम वाले का आया। ठीक है, ऐसे चलते गए, बाद में पता चला कि इंस्टाग्राम पे चले गए रिप्ले करने, जितने में तो यहाँ पर फॉर्मूले लग चुके थे। फिर वापस आया, सर ये पाई कहाँ गया? पाई तो गया वो तो उधर, जितने में फिर मैसेंजर की तरफ, मैसेंजर में मैसेज कर देंगे, फिर देखेंगे सीन तो हो गया, अभी रिप्ले क्यों नहीं आया? 2 टिक तो हो चुके हैं। तो यहां पर ये देखो, ये जो 4/3 पाई था ये कांस्टेंट था, इसको हटाना। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट लगा देंगे, जैसे क्वेश्चन लिखना। इसलिए पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। लिखो। अब पढ़ाई नहीं होती है तो फिर कोई दूसरा बिजनेस करो ना, क्यों यहां बैठे हो? या नेक्स्ट एमएलए के तो हो गए, एमपी के चुनाव है, सरपंच, हाँ सरपंच के चुनाव लड़ो, वार्ड पंच बन जाओ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या में सरपंच जीतना भी चाहिए, फिर ऐसे नहीं बस हाँ सर चुनाव लड़ देते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% कमी तथा उसकी ऊंचाई में 20% वृद्धि। वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कमी वृद्धि कमी दोनों लिख दो, कितने % वृद्धि या कमी होगी। इसलिए क्लास हमेशा रेगुलर अटेंड करें। किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी दिन दूसरे दिन जो भी पढ़ाया उसको साथ में रिवाइज करें, ऐप के माध्यम से करें, नोट्स के माध्यम से करें। क्लास अटेंड कर लोगे तो भी आपका 50-60% काम हो चुका है। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को, कम से कम क्लास नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आप जब पेपर दोगे उसमें 70% क्वेश्चन आपके इस नोट से आएंगे, देखना। ठीक है, 70%। और कट ऑफ इतनी रहती है, ऐसा थोड़ी है कट ऑफ रहती है सर 100% कट ऑफ रहती है। कट ऑफ कितनी जाती है? पिछली बार कितनी रही थी थर्ड ग्रेड की, पता है क्या? 197 नंबर। कितने में से? 300 में से।
हाँ तो 66% हो गए लगभग। ठीक है भाई, 300 में से 200 नंबर है ना, अपन 200 मानते हैं, तो भी 66 से 2/3 65% रह गई। ठीक है, तो कट ऑफ 65% रहेगी। मैं कह रहा हूं अपन जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें नोट्स में से 70% क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़ोगे ना, उस लैंग्वेज के 70% क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीट दिए हैं, इसमें 1000 क्वेश्चन है आपके सीट में। कितने क्वेश्चन है? 1000 क्वेश्चन पड़े हैं। अब 1000 क्वेश्चन को ये और सॉल्व कर लो, और क्लास में मैं हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो काम आपको दिया है वो कम से कम होना चाहिए। नहीं करते हो तो नुकसान आपको ही है, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में इतना और हाइट में इतना % वृद्धि हुई, तो बताओ उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? सबसे पहले बताओ आयतन का फॉर्मूला बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, परिवर्तन किस में हो रहा है? एक तो आर में और एक इसमें हो रहा है क्या? इसमें आर में और एच में, दोनों में हो रहा है। इसको छोड़ दो। बताओ क्या माने आयतन? आर में बताओ 10 का मतलब कितनी बार? हाइट में, हाइट में कितनी? 20। क्या लिखूं? कितनी बार? एक बार ही लिखना है। 100 से 100, 1 2 3, 1 2 3, 9 × 9 81 को पहले 12 से गुणा कर लो, 900 972 972, और बट्टा में ये पॉइंट यहां लगा दो। तो बताओ 100 से 97.2 कितना कम हुआ? 2.8% का कम हो जाएगा आयतन। किन किन का आया था ये? फिर से लिखो क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में उसकी ऊंचाई में 25% की कमी होने पर, 10 ही कर लो, 25 की जगह ऐसे करो, 25% की, 10% की कमी होने पर उसके एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? कर्व सरफेस एरिया। करें सॉल्व। हो गया सॉल्व? सभी का आ गया?
कितना आया? 29.6। चलिए देखो इधर, सबसे पहले सर बेलन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो बताओ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई चेंज नहीं होगा। अच्छा आर में ये कितना लिखा? 100। आर में बताऊं 20%, क्या लिखूं? 120/100। कितनी बार लिखेंगे? 120/100। ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 10। 10 कम मतलब 90/100। किस किसने ये लगाया फॉर्मूला? अब जिन्होंने ये लगाया उनका काम खत्म। कुछ जनों का आंसर आ रहा ना, कितना आ रहा था? 29.6। किन किन का आ रहा? 29.6। मतलब इस तरीके से किस किसने किया है तो देखो अपना काम तो खत्म। क्यों? मुझे बताओ पहले तो ये फॉर्मूला किसका था? फॉर्मूला किसका था? पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का। मैंने क्या पूछा है? तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता ही नहीं है ना ये, तो ये कैसे लगा दिया? तो पहले तो हमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या मैंने लिखवाया? नहीं लिखवाया सर, यही लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो जहां फॉर्मूले लिखवाए वहां लिखो। इतनी देर क्या कर रहे थे कि बहुत आसान है सर ये तो, है ना। पीछे पेज पलटा, देख देख के आंसर बता रहे थे। ठीक है, ये दिखा नहीं, सिर्फ ये देखा, बेलन दिखा आपको तो बस। अच्छा बेलन लिखा है, बेलन के सामने ये लिखा ही लगा लेते हैं। पूछ क्या रखा है, कोई मतलब नहीं है। लिखा है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या उसके पीछे ऐसे लिखा है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। बेलन का आयतन कितना लिखा है भाई? अब बताया आपने ना। बहुत बढ़िया, तब तो अब तो होशियार हो गए। बताओ ये 11 नंबर फॉर्मूला लिखो। अरे जगह दे रखी है ना, तो लिखो उसमें 11 नंबर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर एच। फॉर्मूला लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12 नंबर लिखो और लिखिए फॉर्मूला। अरे जहां फॉर्मूले लिखवा रखे ना 10, उसके बाद लिखो ना वहां पर 12 नंबर लिख दो आप। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता बताओ? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और जगह दे रखी है, मैंने कहा ना 3-4 लाइन छोड़ना। अब कुछ जिन्होंने लाइन छोड़ी नहीं, ठीक है, तो अब वो पता नहीं कहां लिख रहे हैं। कुछ जनों को तो मिल ही नहीं रहा लिखना कहां था। अब क्या लिखाऊं बताऊं? मैंने 4 लाइन तो छोड़ी है, तो कम से कम 4 तो लिखवाना है मुझे। लिख दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को। क्या सर पहले ही लिखा देते? तो आपको पता था कि भाई ये फॉर्मूले काम आएंगे, जगह आपने पहले ही छोड़ दी थी। ठीक है, देखो मैंने पहले इसलिए नहीं लिखवाए ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मूला याद है तो आंसर आएगा। इतनी देर में तो क्या कर रहे थे? पीछे देखा आंसर, पीछे देखा फॉर्मूला लगाया, सिर्फ बेलन देखा, अच्छा बेलन के सामने ये लगा लेते हैं। पूछा क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट लिखो। टाइम हो गया और लिखना है क्या? बहुत है, चलो बाकी कल पढ़ेंगे। कल आप अनुपात के 20 क्वेश्चन करके आना है। 25 हाँ 25 करके आना।